हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस मॉक डायरी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 3 सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की मुख्य विशेषताएं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स हैं और हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of India is the written and lengthiest of all the written constitution of the world. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और यह वर्ल्ड में लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एट प्रेजेंट इसमें एक प्रेम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स था और 8 शेड्यूल्स थे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बल्कि होने के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर, वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। इंडिया एक बहुत बड़ी और डाइवर्स कंट्री, इसमें बहुत सारे एथनिसिटी और कस्टम्स को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। उन सभी को ख्याल में रखकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। यह एक रीजन है इसके बल्कि होने का। सेकेंड है हिस्टोरिकल फैक्टर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि ब्रिटिश इंडिया का बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरेक्ट और रिक्वायर्ड अमेंडमेंट करके अडॉप्ट किए गए हैं। थर्ड है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। हमारे यहाँ स्टेट्स और सेंटर्स के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। अब देखिए, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हर स्टेट्स का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। फोर्थ है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस टाइम बैरिस्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स और लॉ को जानने वाले मेंबर्स थे। यह भी एक रीजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बल्कि होने का। सेकेंड फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। The Constitution of India has borrowed most of the provisions from the various other constitutions as well as from the Government of India Act 1935. देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ साथ और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए गए हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्राउडली एक्लेम्ड किया है कि इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसेकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। उस टाइम जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सभी को स्टडी करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चरल पार्ट को ड्राइव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसॉफिकल पार्ट में जैसे फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, पॉलिटिकल पार्ट मोस्टली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। पॉलिटिकल पार्ट में जैसे लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, ये सभी प्रोसीजर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और भी अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस लिए गए हैं, जैसे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूएसएसआर से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, जापान से। यह एक इन्फोग्राफिक दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक है और उसमें दिए गए फीचर्स और सोर्सेस मोस्टली आपको फिंगर टिप पर याद होना चाहिए। इस इन्फोग्राफिक में दिया गया है कि कौन से फीचर्स किस सोर्स से लिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस इन्फोग्राफिक को एक बार देख सकते हैं। थर्ड फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। और सेकंड होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप पार्लियामेंट से ऑर्डिनरी बिल पास कर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्सचर है। इसमें कुछ प्रोविजंस को पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड कर सकते हैं इन मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। यह शो करता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी को। अब आर्टिकल 368 में टू टाइप्स के प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। अब देखिए, अंडर आर्टिकल 368 कुछ प्रोविजंस के अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट को चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस मोर देन 50%। अब इसका मतलब है, मान लो लोकसभा में 150 सीट्स हैं
तो 150 सीट्स का 50% कितना होता है 75 सीट्स, और इसका 2/3 कितना होता है 100 सीट्स। अब देखिए 150 में से मान लीजिए 120 मेंबर्स रिप्रेजेंट हैं, तो इसका 2/3 होता है 80 सीट्स, और हमारी 50% सीट्स कितनी थी 75, मतलब अमेंडमेंट के लिए हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग 80 सीट्स हैं, एंड ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस मोर देन 50%। अब देखिए 80 सीट्स मोर देन 75 हैं, इट मीन्स अमेंडमेंट हो सकता। यह है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविज़न। और सेकंड है जिसमें अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए एंड रेक्टिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। मतलब सेकंड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर अमेंडमेंट कर रहे हैं तो बिल को पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा, और उसके बाद कम से कम 50% स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। अब इंडिया में कितनी है 28 स्टेट्स हैं, मतलब 14 स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। फोर्थ फीचर है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरल फीचर्स हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर, जैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का डिवीजन होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और यूनिटरी फीचर्स हैं सिंगल सिटीजनशिप, स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल इंडिया सर्विसेज। स्टेट पुलिस राज्य के अंडर में होती है, बट आईपीएस का अपॉइंटमेंट कौन करता है सेंटर। इमरजेंसी प्रोविजंस, गवर्नर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स को शो करते हैं। आर्टिकल 1 सेज इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय स्टेट्स। अब देखिए जैसे यूएसए फॉर्म हुआ है स्टेट्स के एग्रीमेंट से, बट इंडिया में ऐसा कोई स्टेट्स का एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए स्टेट्स के पास अलग होने का कोई पावर नहीं है। नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। अब देखिए इंडियन फेडरल सिस्टम को केशी वियर ने कहा है क्वासी फेडरल, मॉरिस जॉन ने कहा है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, एंड ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिफ्थ फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम 2 टाइप्स का है, एक है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया ने चूज किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के वर्किंग में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। इसमें कुछ पावर सोलली प्रेसिडेंट के पास होती है एंड कुछ पावर लेजिस्लेटिव बॉडीज के पास होती हैं। अब सिक्स्थ फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट लिया है हमने ब्रिटिश प्रिंसिपल से, एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट लिया है अमेरिकन प्रिंसिपल से। ऑन द वन हैंड सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स जुडिशियल रिव्यू पावर। ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट्री कैन अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर है पार्लियामेंट के पास, ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू में क्या है, जैसे कि पार्लियामेंट ने कोई अमेंडमेंट किया है, अब उसकी लीगैलिटी को चेक करने की पावर जुडिशियल रिव्यू के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर वह लीगली ठीक है तो ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को वह लीगली सही नहीं लगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। सेवेंथ फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश ए जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम में क्या है, इंडिया में टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इसके बाद स्टेट्स में आते हैं हाई कोर्ट्स, और उसके बाद होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और अदर लोअर कोर्ट्स। देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट के बाद एग्रीव्ड पर्सन हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो यह सिस्टम हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम को शो करता है। और जुडिशियल सिस्टम की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर्स। इसमें जजेस का एक फिक्स टेन्योर होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स है, हाई कोर्ट में 62 ईयर्स होता है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, इट मीन्स ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड सर्विस कंडीशंस में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सैलरी
अब देखिए जजेस की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बैन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट, जजेस आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं 8th फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स। देखिए इसमें जो फीचर्स आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स हुआ, डीपीएसपी हुआ, सिटीजनशिप हुआ, इन सभी को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें केवल हम फीचर्स को देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो हमारा 8th फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं एंड दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। They are justiciable in nature. Justiciable in nature means फंडामेंटल राइट्स को लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का स्टेट वायोलेशन करता है तो एग्रीड पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है टू रेस्टोर हिज राइट्स। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट रिट्स इशू करता है, जैसे हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस। इन सभी रिट्स को हम आगे चैप्टर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर नाइदर सैक्रोसेंट नॉर एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स ना तो सैक्रोसेंट है ना ही एब्सोल्यूट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकती है और रिपील भी कर सकती है। अब देखते हैं 9th फीचर्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डीपीएसपी को नोबल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। डीपीएसपी सीक द एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। देखिए डीपीएसपी में प्रोविजंस है कि स्टेट्स जो भी पॉलिसीज और लॉ बना रही है वह स्टेट्स की वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिशिएबल, इट मीन्स नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायोलेशंस। अब 10th फीचर्स है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए थे। यह 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड किए गए थे। देखिए सीए से आप कंफ्यूज मत करना कि यह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। सीए मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए आर्टिकल 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 11th इंपॉर्टेंट फीचर है सेकुलर स्टेट, मीन्स धर्मनिरपेक्ष राज्य। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर ए सेकुलर स्टेट। इट मीन्स इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इंडिया एज ए स्टेट इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। देयर आर मैनी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिवील्स द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब देखिए जैसे प्रेम्बल में इक्वालिटी इन इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। यह सब सेकुलर स्टेट्स के प्रोविजंस हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज पॉजिटिव सेकुलरिज्म। इट मीन्स गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन इक्वली। अब देखिए अगला फीचर्स है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब बेस्ट मताधिकार। देखिए एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज हैज वोटिंग राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। देखिए पहले वोटिंग एज थी 21, पर 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग एज हो गई 21 की जगह 18 ईयर्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, enhance the self-respect and prestige of common people and weaker section of the society। देखिए ब्रिटिश इंडिया में वोटिंग राइट्स 10% पॉपुलेशन के पास ही थे ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, एजुकेशन, प्रॉपर्टी। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को वोटिंग राइट्स दिया गया है, जिससे कॉमन पीपल में एक समानता का भाव आता है। नेक्स्ट फीचर्स है सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। अब देखिए जैसे यूएस है, यूएस में हर सिटीजन के पास 2 टाइप की सिटीजनशिप होती है, एक अमेरिकन सिटीजनशिप और एक उसके स्टेट की सिटीजनशिप। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती। यहाँ एक ही सिटीजनशिप है जो है इंडियन सिटीजनशिप। ऑल सिटीजन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन।
देखिए, इंडियन सिटीजनशिप इंडिया की किसी भी स्टेट में रह रहा हो, कोई भी उसका बर्थ ऑफ प्लेस हो, लेकिन वह सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को एंजॉय करता है अंडर द सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना केवल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स के प्रोविजंस हैं, बल्कि कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज को एस्टेब्लिश करने के भी प्रोविजंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। And also constitution ensure the independence of these bodies through the various provisions like security of tenure, fixed service conditions, expenses being charged by consolidated fund of India or state respectively। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है इमरजेंसी प्रोविजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसीज दी गई हैं, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। इसका प्रोविजन आर्टिकल 352 में है। नेशनल इमरजेंसी इसका प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 356 में। नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है, जैसे वॉर या इंटरनल आर्म रिवेलियन होता है, तब नेशनल इमरजेंसी का यूज किया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है आर्टिकल 360 में। इंडिया में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी का यूज नहीं किया गया है। अब देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिना किसी अमेंडमेंट के इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है अंडर द इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट प्रोविजन है 3 टियर गवर्नमेंट। देखिए, यह अपने आप में एक यूनिक प्रोविजंस है जो केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इसको 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 have added a third tier of government which is not found in any other constitution of the world। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए, जिसको कहा जाता है पंचायती राज गवर्नमेंट। एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, जिसको कहा जाता है म्यूनसिपैलिटीज। नेक्स्ट और लास्ट हमारा फीचर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। अब देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के लिए प्रोविजंस हैं आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक। अब देखिए, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कुछ चेंजेस हुए। अब देखिए, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाना अंडर आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल राइट्स हो गया। और डीपीएसपी याद है ना, डीपीएसपी किसके लिए था, वेलफेयर ऑफ स्टेट्स के लिए। तो डीपीएसपी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन के लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 43B। और एक नया पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, पार्ट 9B, जिसके अंडर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रोविजन डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। Thank you for watching this video. I hope you like this video. If you like this, please like it and share it, and don't forget to press the bell icon for further new notification.